यूपी के 4 जिलों में आज पीएम मोदी की जनसभा है। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में आज जनसभा करेंगे पीएम मोदी। सुबह के 11 बजे आजमगढ़ में पहुंचेंगे पीएम मोदी और दोपहर 12:30 बजे जौनपुर में जनसभा है। दोपहर के 2 बजे ज्ञानपुर, भदोही में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी। दोपहर के 3:45 को प्रतापगढ़ में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज पीएम मोदी की 4 जनसभाएं हैं। उत्तर प्रदेश में आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यूपी के 4 जिलों में आज पीएम मोदी का जनसभा का कार्यक्रम रहेगा, जिनमें आजमगढ़ है, भदोही है। यूपी के 4 जिले जिनमें आज पीएम मोदी की जनसभा होने जा रही है और आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, इन जिलों में आज पीएम मोदी की जनसभा होगी। पीएम मोदी आज 11 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक यूपी में रहने वाले हैं। दोपहर में लगभग 12:30 बजे जौनपुर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। यूपी के 4 जिलों में आज पीएम मोदी की जनसभाओं का कार्यक्रम निर्धारित है। 2 बजे ज्ञानपुर, भदोही में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी। तो वहीं लगभग 3:45 पर प्रतापगढ़ में पहुंचेंगे पीएम मोदी और लगभग 3:45 पर उनकी प्रतापगढ़ में जनसभा का कार्यक्रम है। तो इस तरीके से 12:30 से शुरू होगा सिलसिला और लगभग 4 बजे तक पीएम मोदी यूपी में रहेंगे। 2 बजे ज्ञानपुर, भदोही में, दोपहर 3:45 पर प्रतापगढ़ में। इसके अलावा दोपहर के 12:30 बजे जौनपुर में जनसभा करेंगे और 11 बजे आजमगढ़ में भी पहुंचेंगे। और आजमगढ़ में देखिए, जाहिर तौर पर आजमगढ़ क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में आजमगढ़ में भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और आजमगढ़ में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अवनीश, 4 जिलों में आज पीएम मोदी की जनसभाएं हैं। इन सीटों का आकलन, इनका कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं तो पीएम मोदी के आगमन से उस पर किस तरह से असर पड़ने वाला है? देखिए, 4 स्थान जरूर है, लेकिन अगर उनके आसपास की लोकसभा की सीटें देखें तो कम से कम 2 लोकसभा सीटों को एक इनकी रैली जो है सीधे तौर पर प्रभावित करती है। मसलन लालगंज, जो आजमगढ़ की 2 लोकसभा है, आजमगढ़ और लालगंज की, दोनों को प्रभावित करता है और इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली हो रही है। कौशाम्बी में जो रैली हो रही है, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ 2 जिलों को प्रभावित करती है। इस तरीके से हमीरपुर में जो रैली हो रही है वो हमीरपुर और बांदा चित्रकूट की जो लोकसभा है उसको प्रभावित करती है। और फतेहपुर में जो रैली हो रही है वो फतेहपुर और दूसरी लोकसभाओं को, यानी रायबरेली की लोकसभा और तमाम लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो ऐसे में एक एक रैली का महत्व, और इसीलिए उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर रैली में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी व्यापक तैयारी की गई है। संगठन के स्तर पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे हैं। और जो सियासी समीकरण है, आप इन 4 सीटों, अगर 4 रैलियों की बात करें तो करीब करीब 12 के आसपास की सीटें जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित करने की कोशिश है। और इसीलिए आप देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और खासतौर पर स्टार कैंपेनर तो वो है ही बीजेपी के, लेकिन अब जो जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। अब तक इससे पहले वो 3 रैलियां जो है अधिकतम किया करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, पर ये 4 रैलियों का जो है काफी बिजी शेड्यूल है आज प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, पूर्वांचल को साधने की ये कोशिश है जहां पर ओबीसी वोट बैंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछली बार जो पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान हुआ था, पीएम मोदी की मौजूदगी से उस नुकसान की भरपाई की इस बार कोशिश हो रही है 2024 के चुनाव में? बिल्कुल कोशिश हो रही है और इसीलिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड दोनों इलाकों में रैलियां लगाई गई। उन क्षेत्रों में जहां पर पार्टी को जो है कमजोर स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है या उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी है, तमाम विषयों का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री की रैलियों को जो है वो मैनेज किया गया है। और लगातार आने वाले दिनों में अभी कल उनकी रैली जो है बाराबंकी के अंदर है, कुछ और जगहों पर उनकी रैलियां जो है वो लगाई जा रही हैं। तो दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा रैलियां लग सके, इस बात की कोशिश जो है बीजेपी प्रबंधन की है। जी, पर्टिकुलरली अगर आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ का सियासी समीकरण क्या कहता है इस बार? देखिए, समीकरण तो कठिन है क्योंकि अगर जातीय समीकरणों को देखें, धार्मिक समीकरणों को देखें, तो ऐसे में आजमगढ़ की सीट या लालगंज की सीट कठिन सीट रही है। लेकिन 2014 में लालगंज की सीट जीतने में बीजेपी को कामयाबी मिली थी, आजमगढ़ से जरूर उसको हार मिली थी। लेकिन 2019 के चुनाव में दोनों ही सीटें पार्टी हार गई थी। बाद में बाई इलेक्शन में जाकर के जो है आजमगढ़ की लोकसभा जीतने में कामयाबी मिली थी बीजेपी को। इसी तरीके से अगर आप देखें, कौशाम्बी की सीट बीजेपी के पाले में रही, प्रतापगढ़ की सीट बीजेपी के पाले में रही, बांदा की सीट बीजेपी के पाले में रही, हमीरपुर की सीट बीजेपी के पाले में रही। तो लगभग स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। लेकिन पिछली बार गठबंधन के नाते कुछ दिक्कतें आई थी। अब इस बार पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जीत करके जो है जो बहुमत की सरकार है वो दिल्ली में बनाई जाए। और इसी बात की कोशिश के लिए इतनी मेहनत हो रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम सारे जो बड़े बड़े कदावर बीजेपी के नेता हैं वो लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं।
अच्छा, खबर ये भी थी कि ब्राह्मण नाराज़ है और यहाँ पूर्वांचल की खास तौर पे बात करते हैं तो ब्राह्मणों को साधना और ओबीसी को साधना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अभी उसको लेकर क्या स्थिति मानकर चले, जब आज पीएम मोदी पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या जो ओबीसी वर्ग के या फिर कुछ ब्राह्मण नेताओं का भी ये मानकर चलें कि मौजूदगी एक मजबूत संदेश देती नजर आएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पीएम मोदी यूपी में जा रहे हैं वहाँ पर उस लिहाज से कोई एक स्ट्रॉन्ग संदेश जरूर लेकर पहुँच रहे हैं। देखिए, छोटे मोटे जो समीकरणों की गड़बड़ी है उसको तो दुरुस्त करने के लिए संगठन अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहा है, लेकिन योगी और मोदी ये जो फैक्टर हैं वो उत्तर प्रदेश में पिछले 4 चुनाव से लगातार प्रभावी होते जा रहे हैं और एक के बाद एक अगर चुनाव का आप आकलन करें तो वो लगातार दुरुस्त होते जा रहे हैं। वो उनकी गोलबंदी इस तरीके की, वो आउट ऑफ लाइन जो है वो इस तरीके से सियासी समीकरण खड़ा करते हैं और इसी नाते एक गरीब वोट बैंक, एक लाभार्थी वोट बैंक जो तैयार किया है उसका लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को मिल रहा है। और इसीलिए आजमगढ़ और रामपुर जैसी दुरूह सीटें जहां पर समीकरण बीजेपी के खिलाफ हैं, बावजूद इसके उन सीटों को भी बाई इलेक्शन में जीतने में कामयाब रही बीजेपी। तो ऐसे में बीजेपी आश्वस्त है कि वो इन सीटों को भी जीत पाएगी जिन सीटों को जीतने में लगभग उसके लिए काफी मुश्किल होती है समीकरणों के नाते, और उन सीटों पर वो और अच्छे अंतर से जीत पाएगी जो लगातार 14 और 19 के चुनाव में उसने अपने पाले में रखी है। अच्छा, ये एक और जो खबर कि श्रीकला का पहले टिकट कटा, उसके बाद अब श्रीकला बीजेपी में आ रही हैं, ये जो पूरा सियासी समीकरण इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसका क्या असर मान के चले और क्या वाकई श्रीकला की एंट्री हो रही है बीजेपी में? देखिए, अब वो तो औपचारिकता ही रहेगी। श्रीकला रेड्डी पहले भी तेलंगाना से बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। वो तस्वीरें हम लोगों ने 2019 के आसपास देखी थी जब वो जेपी नड्डा ने उनको शामिल कराया था। उनका परिवार वहां पर पहले से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है तेलंगाना के अंदर। चूंकि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गई थी, वो यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जौनपुर से निर्दलीय। धनंजय सिंह की पत्नी है। धनंजय सिंह का जो पॉलिटिकल रिकॉर्ड रहा है, बाहुबल का रिकॉर्ड जो उनका रहा है, उसके नाते वो कई बार मुश्किलों में रहे हैं। जब बीएसपी में रहे वहां से भी उनका पंगा हुआ, फिर बीजेपी ने उनको कभी अपने साथ लिया नहीं, तो सहयोगी दलों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी पार्टियों में घूमते रहे। इस बार कोशिश उनकी थी बीएसपी से टिकट लेकर के एक सियासी तौर पर फिर से मैदान में आने की, लेकिन बीएसपी से उनकी अनबन हुई और टिकट उनका कट गया। अब जब वो गृह मंत्री से कल मुलाकात हुई, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक हुई, उसके बाद और फिर धनंजय सिंह ने भी घोषणा जौनपुर के अंदर कर दी थी कि वो बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं। तो अब इस बारे में तो औपचारिकता रही है कि लड़ाई वहां है, क्योंकि जौनपुर के जो समीकरण है वो काफी कठिन समीकरण है। तो ऐसे में बीजेपी 2014 वाली सफलता दोबारा दोहरा पाएगी, इसके लिए बीजेपी को वहां पर स्थानीय स्तर पर काफी काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसीलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनकी रैलियां, धनंजय सिंह या उसके समर्थकों का भी अब अगर बीजेपी के पाले में आ जाना, ये तमाम सारी चीजें बीजेपी की वहां पर मदद कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी ने वहां पर जो सियासी गणित है उसको सेट कर लिया है और अब पीएम मोदी की मौजूदगी के बाद में और असरदार तरीके से बीजेपी मजबूती से वहां पर डटी हुई नजर आने वाली है, ऐसा आकलन अभी तक किया जा रहा है। हालांकि नतीजे बताएंगे कि कौन कितना मजबूत है, क्योंकि दावे तो तमाम दल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक तरफ पीएम मोदी की यूपी में आज रैलियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी में आज ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे लालगंज आजमगढ़ में जनसभा है, लालगंज में पीएम मोदी के साथ ही शामिल होंगे। दोपहर के 1:05 पर कौशाम्बी में सीएम योगी की जनसभा होगी। दोपहर 2:20 पर हमीरपुर में पहुंचेंगे। दोपहर 3:25 पर फतेहपुर में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। तो देखिए, पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और इस बीच सीएम योगी और अलग अलग जिलों के अंदर भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3:25 पर फतेहपुर में सीएम की जनसभा होगी। दोपहर 2:20 पर हमीरपुर में सीएम की जनसभा होगी। दोपहर 1:05 पर कौशाम्बी में उनकी जनसभा होगी और लालगंज में पीएम मोदी के साथ शामिल होंगे। सुबह 11 बजे लालगंज आजमगढ़ में जनसभा होगी। सीएम योगी की यूपी में आज ताबड़तोड़ रैलियां। सुबह 11 बजे लालगंज आजमगढ़ में जनसभा, लालगंज में पीएम मोदी के साथ होंगे शामिल। दोपहर 1:05 पर कौशाम्बी में सीएम योगी की जनसभा होगी। दोपहर 2:20 पर हमीरपुर में सीएम योगी की जनसभा। दोपहर 3:25 पर फतेहपुर में सीएम योगी की जनसभा होने जा रही है। दोपहर 3:25 पर फतेहपुर में सीएम योगी की जनसभा होगी, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। दोपहर 2:20 पर हमीरपुर में सीएम योगी की जनसभा। दोपहर 3:25 पर फतेहपुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। एक तरफ जहां पीएम मोदी 4 जिलों में आज जनसभाएं करते नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कई जिलों में प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिनमें
पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी उनके शामिल होने का सिलसिला रहेगा। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं बिहार के दौरे पर। 2 जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे। दोपहर के 12:30 पर सीतामढ़ी में करेंगे जनसभा। दोपहर 2 बजे बिस्फी और मधुबनी में जनसभा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे सीतामढ़ी में वो जनसभा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है और आज गृहमंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। 2 जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे सीतामढ़ी में करेंगे जनसभा। दोपहर 2 बजे बिस्फी मधुबनी में जनसभा होगी। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। 2 जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे सीतामढ़ी में करेंगे जनसभा। दोपहर के 2 बजे बिस्फी मधुबनी में जनसभा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज ओडिशा दौरा है। ओडिशा में 2 जनसभा और रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 10 बजे भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 11:10 पर लिंगराज मंदिर में करेंगे दर्शन। दोपहर 2:05 पर बरगढ़ में जेपी नड्डा जनसभा करेंगे और शाम के 4:15 बजे सुंदरगढ़ में जेपी नड्डा जनसभा करने वाले हैं। सुबह 11:10 पर लिंगराज में उनकी जनसभा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा दौरा करेंगे और एक तरफ जहां ओडिशा में जनसभा और रोड शो करेंगे जेपी नड्डा, 10 बजे भुवनेश्वर में उनके रोड शो का कार्यक्रम होगा। लिंगराज मंदिर में दर्शन करेंगे, माफ कीजिएगा। सुबह 11:10 पर लिंगराज मंदिर में वो दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद में दोपहर के 2 बजे बरगढ़ में जेपी नड्डा की जनसभा होगी। शाम के 4:15 बजे सुंदरगढ़ में जेपी नड्डा जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज ओडिशा दौरा है। ओडिशा में 2 जनसभा और रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 10 बजे भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 11:10 पर लिंगराज मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर के 2:05 पर बरगढ़ में जेपी नड्डा जनसभा करेंगे। और अब आगे होंगी 5 मिनट में 10 चुनावी बड़ी खबरें। 4 चरणों के मतदान होने के बाद अब अंतिम 3 चरणों के चुनाव प्रचार की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। यहां आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए गृहमंत्री अमित शाह लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज गृहमंत्री बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां सीतामढ़ी में बीजेपी प्रत्याशी श्याम नंदन किशोर और मधुबनी में अशोक यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही सीट पर 5वें चरण में मतदान होना है। 5वें चरण के मतदान को अब 1 सप्ताह से भी कम बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। लालगंज और आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धुआंधार चुनाव प्रचार की इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के दौरे पर हैं। आज लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बरगढ़ और सुंदरगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधेंगे। बता दें कि शाम में भुवनेश्वर में रोड शो का भी कार्यक्रम है। कॉमेडियन श्याम रंगीला का वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा खारिज हो गया। उन्होंने मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया था। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र न देने के कारण श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हुआ है। अंतिम 7वें चरण में होने वाले मतदान के नामांकन दाखिल करने का 14 मई को आखिरी दिन था। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना खत्म। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरे गए नुसरत के दोनों पर्चे खारिज हो गए, लिहाजा वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकेंगी। बताते चले कि गाजीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भी नामांकन किया था। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए लगाया पूरा दम। आज बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी में इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे। बांदा में 12:40 पर, फतेहपुर में 2 बजे, कौशाम्बी में 3 बजे जनसभा का कार्यक्रम। प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तबियत खराब होने के कारण लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे थे। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो पीएम मोदी के नामांकन में भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उनकी तबियत में सुधार आया है। आज पश्चिमी चंपारण और शिवहर में करेंगे चुनाव प्रचार।
यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में लगातार पसीना बहाती नजर आ रही हैं। बाद सोनिया गांधी भी रायबरेली में करेंगी चुनाव प्रचार और बेटे के लिए जनता से करेंगी वोट अपील। इस सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर जाएंगे, जहां से भगवंत मान के साथ पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में रोड शो निकालेंगे। फिर स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेकेंगे। रोड शो शाम 6 बजे शुरू होगा। बता दें कि जेल से अंतरिम रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये पहला पंजाब दौरा है। और इस बीच बड़ी खबर स्लोवाकिया से है, जहां पीएम पर हमले पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। स्लोवाकिया के पीएम पर हमले से सदमा लगा है। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। पीएम फिको के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत स्लोवाक गणराज्य के लोगों के साथ खड़ा है। तो पीएम मोदी ने वहां हुए उनके पीएम के हमले पर इसे कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। पीएम फिको के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने ये लिखा है। भारत स्लोवाक गणराज्य के लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। स्लोवाकिया के पीएम पर हमले पर पीएम मोदी ने जताया है दुख और पीएम मोदी ने इसे निंदनीय कृत्य बताया है। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं, पीएम मोदी ने कहा। और अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में काफी तेजी आई है। यूएस में डाउ जोन मार्केट और नेस्डेक मार्केट में काफी तेजी आई है। चाइनीज इकोनॉमी को नुकसान की संभावना है। श्रीलंका के टी और कॉफी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कम होने की संभावना है। तो देखिए, मार्केट को लेकर ये बड़ा अपडेट है। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में काफी तेजी, यूएस में डाउ जोन मार्केट और नेस्डेक मार्केट में काफी तेजी आई है। चाइनीज जो इकोनॉमी है उसमें नुकसान की संभावना है। श्रीलंका के टी और कॉफी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की भी संभावना है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कम होने की संभावना है। और आकाश जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, तो चाइनीज इकोनॉमी के नुकसान की संभावना है। जाहिर तौर पर जो चाइना है उसका अगर कोई इस वक्त रिप्लेसमेंट है तो वो भारत है। ये चाइनीज इकोनॉमी को हो रहे नुकसान के बाद भारत की इकोनॉमी को क्या इससे कोई फायदा हो सकता है? बहुत बढ़िया तरीके से आपने शुरुआत की, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो बता दूं, चाइनीज इकोनॉमी को नुकसान की संभावना है क्योंकि चाइनीज बहुत से प्रोडक्ट्स जो यूएस के अंदर जाते थे उसके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी गई, टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और कई चीजें हैं जिनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। कुछ अभी बढ़ेंगे कुछ समय के साथ। तो उससे क्या है, चाइनीज इकोनॉमी को झटका लगेगा क्योंकि चाइना बेसिकली हम सब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे कंसंट्रेट करता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.इन का मानना है कि चाइनीज इकोनॉमी जो पहले से ही लड़खड़ाई हुई है क्योंकि चाइना में पीछे डिफ्लेशन भी रही है, रियल एस्टेट इश्यूज हैं, डेट इश्यूज हैं, फिर चाइना जो और कंट्रीज के अंदर इंटरफेयर करता आया है हाई लैंडिंग करके, उसकी वजह से भी दिक्कतें हैं। तो चाइनीज इकोनॉमी जो पहले से ही लड़खड़ाई हुई है उस पर इसका और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.इन का मानना है कि इसकी वजह से यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जिसकी डिस्कशन कभी 5 साल पहले मैं तमाम चैनल पे किया करता था, वो शायद दोबारा से शुरू हो सकती है। और अगर ये होता है, जिसकी संभावना पूरी दिख रही है, तो उससे हिंदुस्तान को बहुत फायदा है। यू आर वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। हिंदुस्तान को बहुत फायदा होने की संभावना है बिकॉज हिंदुस्तान आज मैन्युफैक्चरिंग की शक्ति बनता जा रहा है, चाइना का कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है ग्लोबल मनी के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हिंदुस्तान में अब काफी पॉसिबिलिटीज बन रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है। मैन्युफैक्चरिंग में भी देखें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में हम काफी आगे बढ़े हैं। उसके अलावा और देखा जाए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान काफी आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी अब हिंदुस्तान की काफी आगे बढ़ने की संभावना है। सेमीकंडक्टर दर्शकों को बता दूं, हर इलेक्ट्रॉनिक या आइटम की एक तरह से आत्मा होती है। चाहे मोबाइल फोन के बिना हम सबका जीवन आजकल ऑलमोस्ट असंभव है, चाहे एलईडी सेट हो, चाहे कार्स हो, लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर्स हो, एयर कंडीशनर्स हो, तो उसमें सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी काफी तेजी से हिंदुस्तान में आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। साथ ही साथ जो दूसरी चीज है, यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो अभी एक्सपेक्टेशन से कम आया है। अब उसका मतलब क्या है, यूएस आगे चल के रेट कट कर सकता है, एक नहीं शायद 2। तब यूएस अगर रेट कट करता है तो उससे जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है, वो स्लो डाउन से ग्लोबल इकोनॉमी बाहर आने की संभावना रखती है। और यूएस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है तो बाकी दुनिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंपैक्ट हो सकते हैं।
हिंदुस्तान में भी आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना हो सकती है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव और बूम हो सकता है। तो यूएस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना अब इन्फ्लेशन के कुछ हद तक कम होने के बाद बन रही है, वो पूरी दुनिया को रिलीफ पहुंचा रही है, बिकॉज यूएस हम सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है। उसमें कुछ होता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है। तो आई लेकिन थिंक अमेरिका में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर ये कयास काफी समय से लग रहे हैं, मुझे लगता है महीने इस बात को गुजर चुके हैं। लेकिन क्या ये मानकर चलें कि इस वक्त वहां पर इस तरह की सुखद स्थिति है कि ये मानकर चलें कि अब जल्द ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव होने जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट आज से नहीं कई महीनों से बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ही बॉन्ड यील्ड्स में हमने किस तरह की फ्लक्चुएशन देखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ही इतना महत्वपूर्ण रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां बन गया था कि वहां बैंक्स तक के ऊपर उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए थे बॉन्ड यील्ड से कारण। अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना साफ दिख रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आ गई ठीक। है। अब ये लग रहा है कि वहां का जो फेड है, जो वहां का सेंट्रल बैंक है, उसकी तरफ से एक नहीं जी। शायद 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, जो अमेरिकन इकोनॉमी जो कि काफी देर से तकलीफ में चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुई है तब से अमेरिकन इकोनॉमी तकलीफ में, उसको काफी रिलीफ मिल सकता है। और ठीक। अमेरिकन इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को जाहिर इफेक्ट तौर पड़ेगा, पर। बिकॉज अमेरिका इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आकाश जी बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए।